हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज अपन सरफेस केमिस्ट्री का लेक्चर नंबर 7 लेके आए हैं और इसमें अपन डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले वो है प्रिपरेशन मेथड ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। अब देखो सुनो, मैंने आपको बताया था पिछले वीडियो लेक्चर में कि कोलाइडल सॉल्यूशन में लायोफिलिक और लायोफोबिक होते हैं। तो लायोफिलिक कोलाइडल सॉल्यूशन तो डायरेक्ट बनाए जा सकते हैं, सीधा आप पार्टिकल्स जो है डिस्पर्स फेस के उनको डिस्पर्जन मीडियम में डालो, एफिनिटी हाई होती है लायोफिलिक की, तुरंत बन जाते हैं। प्रॉब्लम आती है लायोफोबिक कोलाइडल सॉल्यूशंस में, एफिनिटी कम होती है डिस्पर्स फेज और डिस्पर्जन मीडियम के बीच में, स्टेबलाइजर भी मिलाना पड़ता है। तो वहाँ क्या होता है, स्पेशल मेथड्स यूज होते हैं। तो अपन उन्हीं मेथड्स को डिस्कस करने वाले हैं। तो अपन हेडिंग लगाएंगे प्रिपरेशन मेथड्स ऑफ लायोफोबिक कोलाइडल सॉल्यूशन। लायोफोबिक कोलाइडल सॉल्यूशन, लायोफोबिक कोलाइडल सॉल्यूशन को प्रिपेयर करने के मेथड। तो देखिए इसमें दो मेथड है। सबसे पहले मेथड है हमारे डिस्पर्जन मेथड, डिस्पर्जन मेथड्स। ठीक है, डिस्पर्जन मेथड्स में क्या होता है, ऐसे मेथड्स जिनमें बड़े पार्टिकल्स को एक तरह से जो सस्पेंशन, मैंने बताया था ना, सस्पेंशन कोलाइडल सॉल्यूशन और ट्रू सॉल्यूशंस, तीन टाइप के सॉल्यूशन होते हैं। जो बड़े बड़े पार्टिकल्स होते हैं सस्पेंशन के, उनको तोड़ के, उनको ब्रेक करके छोटे कोलाइडल पार्टिकल्स में कन्वर्ट करते हैं। ठीक है, तो इन दिस मेथड हम लिख सकते हैं, इन दिस मेथड वी कन्वर्ट bigger particles into smaller colloidal particles by breaking, ब्रेक करके, तोड़ सकते हैं, पीस सकते हैं। ठीक है, इसमें डिस्पर्जन मेथड में दो मेथड पढ़ने अपन को। कितने मेथड पढ़ने अपन को? दो मेथड पढ़ने। कौन कौन से? पहला पढ़ना है अपन को मैकेनिकल डिस्पर्जन मेथड, मैकेनिकल डिस्पर्जन मेथड। और जो सेकंड पढ़ना है वो है इलेक्ट्रिकल डिस्पर्जन मेथड, इलेक्ट्रिकल डिस्पर्जन मेथड। पहला मैकेनिकल डिस्पर्जन मेथड, दूसरा इलेक्ट्रिकल डिस्पर्जन मेथड। क्लियर है? सेकंड जो है हमारे पास वो है उल्टा, मतलब छोटे पार्टिकल्स को एसोसिएट करके जोड़ के बड़े कोलाइडल पार्टिकल्स बनाना। ठीक है, इनको अपन बोलते हैं कंडेंसेशन मेथड्स। सेकंड कौन सा हमारा? कंडेंसेशन मेथड। इसमें अपन जस्ट रिवर्स लिख लेते हैं। ठीक है, इन दिस मेथड आई कैन राइट हियर, इन दिस मेथड वी एसोसिएट और कंडेंस, एसोसिएट स्मॉलर मॉलिक्यूल्स, स्मॉलर पार्टिकल्स इनटू बिगर कोलाइडल पार्टिकल्स, छोटे पार्टिकल्स को जोड़ के बड़े कोलाइडल पार्टिकल्स बनाना कंडेंसेशन, बड़े को तोड़ के छोटे कोलाइडल बनाना डिस्पर्जन। ठीक है, इनटू बिगर कोलाइडल पार्टिकल्स। इसमें 5 मेथड्स हैं जो केमिकल मेथड्स होते हैं, वो पढ़ेंगे इसमें अपन। ठीक है, ऑक्सीडेशन मेथड है, ऑक्सीडेशन रिएक्शन के थ्रू ऐसा करते हैं अपन। रिडक्शन के थ्रू करते हैं। थर्ड डबल डिकम्पोजिशन एक मेथड होता है, डबल डिकम्पोजिशन। तीसरा होता है डबल डिकम्पोजिशन मेथड। फोर्थ होता है हमारा हाइड्रोलिसिस मेथड, और फिफ्थ होता है सॉल्वेंट एक्सचेंज मेथड, ये 5 मेथड हमें पढ़ने हैं। किसमें? कंडेंसेशन मेथड। ये पांचों केमिकल मेथड होते हैं। ठीक है, इनमें केमिकल रिएक्शंस वगैरह अपन कराते हैं, जिससे अपन कंडेंसेशन मेथड्स बोलते हैं। इनसे अपन कोलाइडल सॉल्यूशन बना सकते हैं। नोट कर लो। अब सबसे पहले डिस्पर्जन मेथड में सबसे पहला मेथड है मैकेनिकल डिस्पर्जन मेथड, और उसके बाद है इलेक्ट्रिकल डिस्पर्जन मेथड। ठीक है, तो मैं क्या करता हूँ, दोनों को एक साथ करा देता हूँ। बहुत ही सिंपल, बहुत ही ईजी है। पहले इधर अपन मैकेनिकल डिस्पर्जन मेथड देखते हैं, उधर इलेक्ट्रिकल डिस्पर्जन मेथड देखेंगे। ठीक है,
तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं इधर मैकेनिकल डिस्पर्जन मेथड। मैकेनिकल डिस्पर्जन मेथड, ठीक है, इधर यहां। और सेकंड हम ले लेते हैं इलेक्ट्रिकल डिस्पर्जन मेथड। इलेक्ट्रिकल डिस्पर्जन मेथड, ओके। देखो मैकेनिकल डिस्पर्जन मेथड में क्या होता है, एक अपन कोलोइडल मिल लेते हैं। टेक एक कोलोइडल मिल, चक्की होती है, कोलोइडल मिल इन विच टू मेटल डिस्क, इन विच दो मेटल के डिस्क लगे होते हैं, इन विच टू मेटल डिस्क्स अरेंज विद, दो मेटल के डिस्क होते हैं जो किसके साथ अरेंज होते हैं, अरेंज विद रोटेटिंग बेल्ट। अरे चक्की में बेल्ट होती है ना, घूमने वाले पट्टे होते हैं, और वहाँ डिस्क लगी होती है, उनके बीच में कोल सस्पेंशन के पार्टिकल पिस के कोलाइडल पार्टिकल हो जाते हैं। बिगर सस्पेंशन पार्टिकल्स क्रस्ट इन दिस मिल, क्रश कर देते हैं उनको, अपन को पीस देते हैं इन दिस मिल, एंड ऑब्टेन डिजायर्ड साइज कोलाइडल पार्टिकल। जो अपन को साइज चाहिए उस साइज का कोलाइडल पार्टिकल मिल सकता है। कैसे, देखो जो डिस्क होती है ना, उनके बीच की डिस्टेंस कम ज़्यादा करके जो भी आपको पार्टिकल का साइज चाहिए वो मिलेगा आपको, ठीक है। इसकी स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके की होती है, ये हॉपर होता है ऊपर, एक बार इतना नोट करो। इसमें अपन इस तरह से ये डिस्क लगाते हैं, देखो ये अपन इस तरह से, ये मेटल डिस्क होती है, ये एक मेटल डिस्क है, ऊपर ये क्या है, रोटेटिंग बेल्ट, इसे बोलते हैं रोटेटिंग बेल्ट, ओके। ऐसी इस बेल्ट, इस डिस्क के नीचे दूसरी डिस्क होती है, बिल्कुल नीचे इस तरह से, देखो ये दूसरी डिस्क होती है, और इसी के नीचे होता है दूसरी एक बेल्ट होती है, इस तरह से होती है, ठीक है, नोट कर लो। ये इस तरह से कनेक्ट होती है, ये दोनों रोटेटिंग बेल्ट है ये भी, और ये क्या है, मेटल डिस्क है, ये दोनों, ये है मेटल डिस्क। अब यहाँ पर क्या डालते हैं, समझो, सस्पेंशन क्या होते हैं, बहुत बड़े पार्टिकल्स होते हैं, बिगर डालते हैं, ये घूमती है ऐसे, एक क्लॉकवाइज घूमती है, दूसरी एंटी क्लॉकवाइज, दोनों क्लॉकवाइज नहीं रोटेट करेंगे, एक को क्लॉकवाइज दूसरी को एंटी क्लॉकवाइज, जिससे जो पार्टिकल रहेगा वो भी नहीं बचेगा, हर तरह से पार्टिकल पिस जाए, ठीक है। बीच में इनको अपन ऊपर नीचे करके जितने बड़े छोटे पार्टिकल्स ये अपन प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि कोलाइडल पार्टिकल बना रहे थे, उनकी रेंज भी तो 10⁻⁻⁴ से -7 है, तो अपन को जिस रेंज के चाहिए उस रेंज के मिलेंगे अपन को। और यहाँ अपन कोलाइडल पार्टिकल्स को कलेक्ट कर लेते हैं, ये है कोलॉइड्स पार्टिकल, ठीक है। अब इस मेथड से अपन कौन कौन से कोलाइडल सॉल्यूशन बना सकते हैं, इस मेथड से अपन डाइज बना सकते हैं, देखो, ठीक है। कौन कौन से कोलाइडल सॉल्यूशन बना सकते हैं, डाइज का कोलाइडल सॉल्यूशन बना सकते हैं, ठीक है। इससे अपन पेंट नहीं करते, पेंट का कोलाइडल सॉल्यूशन बना सकते हैं, ठीक है। इससे अपन क्रीम का कोलाइडल सॉल्यूशन बना सकते हैं, ये सब वार्निश का कोलाइडल, डाइज याद कर लो, पेंट याद कर लो, क्रीम याद कर लो, इन सब के कोलाइडल सॉल्यूशन बना सकते हैं, ठीक है। टूथपेस्ट जो होती है उसका कोलाइडल सॉल्यूशन बना सकते हैं। जबकि इलेक्ट्रिकल डिस्पर्जन में क्या होता है, यही तोड़ने ताड़ने का काम यहाँ तो मैकेनिकल तरीके से किया है मिल में, यहाँ ये इलेक्ट्रिसिटी देके करते हैं, ठीक है। यहाँ एक्चुअल में सेटअप थोड़ा सा अलग तरीके का होता है, इसको नोट करो। चलो तो देखो इसमें अपन क्या करते हैं, ये दिस मेथड इज यूज्ड
टू फॉर्म कोलाइडल सॉल्यूशन। जनरली लायोफोबिक कोलाइडल सॉल्यूशन सिल्वर गोल्ड का बनता है। इसमें कोलाइडल सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर, गोल्ड, कॉपर, प्लेटिनम, इस तरीके के जो मेटल्स होते हैं उनका कोलाइडल सॉल्यूशन बनाया जाता है इस मेथड से। अब होता है क्या है, देखो जरा ध्यान से, जिस मेटल का कोलाइडल सॉल्यूशन आपको बनाना है उसी मेटल के इलेक्ट्रोड लेने पड़ेंगे, कैथोड एनोड। टेक टू इलेक्ट्रोड्स, जो भी जिसका भी आपको कोलाइडल सॉल्यूशन बनाना है उसके इलेक्ट्रोड, एंड डिप इट इनटू डिस्पर्जन मीडियम। डिस्पर्जन मीडियम जैसे पानी होता है जनरली, डिस्पर्जन मीडियम जो होता है ना डीएम वाटर, उसमें अपन इसमें उन रॉड्स को रख देते हैं। डिस्पर्जन मीडियम को कवर कर देते हैं, कवर्ड डीएम बाय फ्रीजिंग मिक्सचर। एक फ्रीजिंग मिक्सचर लेते हैं आइस का बना होता है ये, बर्फ का, इसका मिक्सचर लेते हैं और उसके बाद फिर अपन करंट जब पास कराते हैं ना तो धीरे धीरे ये इलेक्ट्रोड गर्म होने लगते हैं, वेपर बनने लग जाते हैं, इलेक्ट्रोड से वेपर बनने लगती हैं। वेपर बर्फ की वजह से वेपोराइज नहीं होते, कंडेंस होकर वहीं पर बड़े पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। देखिए उसका डायग्राम देखिए कैसा होता है। ठीक है, इस तरह से अपन यहाँ तो ले लेते हैं, बाहर तो ये क्या बर्फ है, देखो ये फ्रीजिंग मिक्सचर है आइस, इसको तो ऐसे बंद कर देते हैं। ठीक है, और यहाँ ये दो कंटेनर है, एक बड़ा कंटेनर है बाहर, इसमें बर्फ है, बड़े में छोटा रखा हुआ है। छोटे कंटेनर में क्या है, छोटे कंटेनर में हमारे पास देखो इस तरीके से दो इलेक्ट्रोड है और ये डिस्पर्जन मीडियम है वाटर। ये क्या है, डिस्पर्जन मीडियम, मैं लिख देता हूँ। ये अंदर है भैया डीएम, ये है आइस और ये इलेक्ट्रोड है। ठीक है, ये प्लस है, ये कैथोड है और ये माइनस है, एनोड है। ठीक है, और ये क्या है, कोई भी रॉड है मेटल की। अगर आपको सिल्वर का कोलाइडल सॉल्यूशन बनाना है तो सिल्वर की दोनों ले लो, गोल्ड का बनाना है तो गोल्ड की रॉड ले लो, है ना। ये मेटल है, बाहर से इलेक्ट्रिसिटी देंगे, ये गर्म होंगे, गर्म होगा ना तो देखो ध्यान से, गर्म होगा तो यहाँ पर क्या बनेगी, एक आर्क बनेगी, ऐसे एक आर्क बनेगी। इसको क्या बोलते हैं, आर्च। ठीक है, इस मेथड का नाम ब्रेडिंग आर्च मेथड भी होता है। क्या नाम होता है इसका, इलेक्ट्रिकल डिस्पर्जन मेथड का एक और नाम है ब्रेडिंग आर्च मेथड। काफी बार पूछा जाता है, ब्रेडिंग आर्च मेथड में आर्च बनती है। ठीक है ना, क्यों बनती है, करंट होगा तो एक स्पार्किंग बनेगी ना, तो उसे आर्च बोलते हैं। इस आर्चिंग की वजह से क्या होता है, ये मेटल हॉट गर्म होने लगता है और ये वेपर बनने लगती है इसकी। यहाँ पर ये वेपर कंडेंस होने लगती है किस पर, आइस पर। आइस की वजह से ये वेपर इसी सॉल्यूशन में बैठने लगती है। अरे ये वेपर है, ये किसकी वेपर है भैया, ये वेपर है मेटल रॉड की, और ये पानी डिस्पर्जन मीडियम में। डिस्पर्स फेस कहाँ से आया, वेपर है, वेपर बर्फ की वजह से इसमें बैठने लग जाती है, बड़े बड़े सिल्वर के पार्टिकल्स बनने लग जाते हैं एसोसिएट होकर के एक तरह से। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, एक तरह से पहले टूट रहा है, देखो बड़ा सिल्वर की रॉड टूट रही है, ब्रेक हो रही है, और फिर छोटे छोटे सिल्वर इसमें डिजोल्व हो रहे हैं। यहाँ पीसने का तरीका था इस तरह से, मिल में चक्की में डाल के, यहाँ किस तरह कर रहे हैं, इलेक्ट्रिसिटी डाल के गर्म कर रहे हैं, जिससे वो ब्रेक हो रही है रॉड, और इसमें पार्टिकल्स डिजोल्व होते जा रहे हैं डिस्पर्जन मीडियम में। तो ये है ब्रेडिंग आर्च मेथड, इससे अपन सिल्वर गोल्ड वगैरह के कोलाइडल सॉल्यूशन बना सकते हैं। तो ये है अपने दोनों डिस्पर्जन मेथड, नोट कर लो। ये देखो, ये डायग्राम थोड़ा सा क्लियर नहीं आ रहा है, डायग्राम नोट कर लो। इलेक्ट्रिकल मिल वाला डायग्राम जो है, नोट कर लिया, चलो थैंक यू वेरी मच, नोट कर लिया। अच्छा, अब अपन बात करते हैं कंडेंसेशन मेथड्स की। ओके, तो कंडेंसेशन मेथड्स में सबसे पहला आ रहा है रिडक्शन। देखो रिडक्शन मेथड कब यूज किया जाता है, ऐसे कोलाइडल सॉल्यूशन जो मेटल के बने होते हैं, यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन ऑफ सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम। मेटल के बने हुए तो कोलाइडल सॉल्यूशन है तो रिडक्शन मेथड यूज करो। और रिडक्शन का उल्टा ऑक्सीडेशन होता है, तो मेटल का उल्टा नॉन मेटल होता है। नॉन मेटल सल्फर, सेलेनियम, आयोडीन, स्टाइल से आई, ठीक है, स्टाइल से आई, सल्फर का, सेलेनियम का, आयोडीन का, ये नॉन मेटल्स का कोलाइडल सॉल्यूशन बनाना है तो भैया ऑक्सीडेशन मेथड काम में आएगा। मेटल जैसे सिल्वर, गोल्ड, प्लेटिनम, इनका कोलाइडल सॉल्यूशन बनाता है तो रिडक्शन मेथड काम में आएगा। रिडक्शन मेथड से यूज फॉर प्रिपरेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन मेटल का रिड्यूसिंग एजेंट लगाना पड़ेगा अपन को। क्या लगाना पड़ेगा, रिड्यूसिंग एजेंट। किस कौन कौन से लगा सकते हैं, फॉर्मेल्डिहाइड लगा सकते हैं, टैनिक एसिड लगा सकते हैं। ठीक है, इसमें क्या करते हैं जरा ध्यान दो,
जैसे गोल्ड का कोलाइडल सॉल्यूशन बनाना है तो उस गोल्ड का सॉल्ट ले लो, क्लोराइड सॉल्ट, ठीक है। सिल्वर का बनाना है, सिल्वर का क्लोराइड सॉल्ट ले लो। प्लेटिनम का बनाना है, प्लेटिनम का क्लोराइड। यानी जिस भी मेटल का कोलाइडल सॉल्यूशन बनाना है रिएक्शन के थ्रू बनेगा, ठीक है। रिएक्शन होगी, रिडक्शन, रिड्यूसिंग एजेंट लगाएंगे, फॉर्मेल्डिहाइड या टैनिक एसिड। आपको कुछ नहीं करना, आपको उसका क्लोराइड ले लेना है जिस भी मेटल का बनाना है उसका, उसकी रिएक्शन फॉर्मेल्डिहाइड से करा देनी है। फॉर्मेल्डिहाइड से करा दो चाहे टैनिक एसिड से करा दो। फॉर्मेल्डिहाइड के साथ में वाटर भी ले लो डिस्पर्जन मीडियम में, है ना। तो क्या करेंगे अपन, फॉर्मेल्डिहाइड के मॉलिक्यूल तो ऑक्सीडाइज हो जाएंगे, ठीक है, फॉर्मिक एसिड में। ऑक्सीडेशन करने के लिए ये ऑक्सीजन लेंगे वाटर से, HCHO होता है, ऑक्सीजन मिल गया तो HCOH, फॉर्मिक एसिड में ये ऑक्सीडाइज हो गया, फॉर्मेल्डिहाइड का ऑक्सीडेशन एसिड में हो गया, फॉर्मेल्डिहाइड का फॉर्मिक एसिड में हो गया। अब जो यहाँ पर हाइड्रोजन बचे हुए वो इन क्लोरीन के साथ HCl बना देंगे। कितने हाइड्रोजन बचे हुए देखो, 3 दूनी 6, क्लोरीन 3 दूनी 6 है तो 6 HCl बन गए। फॉर्मिक एसिड के 3 मॉलिक्यूल में 3 ऑक्सीजन काम आ गए यहाँ पर, और गोल्ड के 2 मॉलिक्यूल ये अलग हो गए। ये कोलाइडल सॉल्यूशन बना लेते हैं गोल्ड का, ठीक है, पानी के अंदर। सेकंड, सिल्वर क्लोराइड का बना देंगे तो सीधा टैनिक एसिड डाल दो, सिल्वर का कोलाइडल सॉल्यूशन बनेगा। अगर प्लेटिनम का बनाना है तो सेम रिएक्शन है, इसमें तो डबल लिए है, देखो प्लेटिनम के मॉलिक्यूल इसमें आधे हो गए। अरे AuCl3 के 2 मॉलिक्यूल लिए, यहाँ 1 लिया है तो यहाँ क्या होगा, 1 लिया है तो 1 ही फॉर्मेल्डिहाइड लेना पड़ेगा और 1 ही वाटर का मॉलिक्यूल लेना पड़ेगा, ऐसे याद रख लेना। प्लेटिनम अलग हो जाएगा, 2 HCl निकल जाएंगे यहाँ से देखो, और फॉर्मिक एसिड बन जाएगा, ठीक है। इस तरह से प्लेटिनम का कोलाइडल सॉल्यूशन बन गया। ऑक्सीडेशन में सल्फर का, सेलेनियम का, आयोडीन का बनाते हैं। अब ऑक्सीडेशन में क्या चाहिए होगा, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट या रिड्यूसिंग एजेंट चाहिए होगा। अरे रिड्यूसिंग एजेंट कौन होता है, जो खुद का ऑक्सीडेशन कराता है। इसका खुद का ऑक्सीडेशन हो रहा है तभी तो ये इसका रिडक्शन करा रहा है, तो रिडक्शन इसका हो रहा है, इसके रिडक्शन से गोल्ड मिल रहा है। यहाँ कराना है ऑक्सीडेशन सॉल्ट का या मटेरियल का ऑक्सीडेशन कराना है तो लगाएंगे क्या, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट जो कराने वाला होगा, तो उसका रिडक्शन हो जाएगा। तो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट कौन कौन लगाते हैं यहाँ पर, सल्फर डाइऑक्साइड लगा सकते हैं, नाइट्रिक एसिड लगा सकते हैं, HiO3 और ऑक्सीजन लगाते हैं। अगर मुझे सल्फर का कोलाइडल सॉल्यूशन बनाना है तो 2 तरीके हैं, H2S लेनी पड़ेगी आपको, और H2S की रिएक्शन SO2 से कराओ चाहे HNO3 से कराओ, किससे भी करा दो। तो क्या होगा, आपको कुछ नहीं करना, SO2 है ना तो H हटा दो यहाँ से, सल्फर तो अपन को कोलाइडल में भेज देना है, सल्फर का तो कोलाइडल सॉल्यूशन बन जाएगा। हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ वाटर बना ले, अरे ये वाला सल्फर और ये वाला सल्फर कनेक्ट हो जाएगा, कोलाइडल सॉल्यूशन। यहाँ सल्फर हट जाएगा और बाकी वाटर और NO2 बनेगा, यहाँ पर NO3 से NO2 बन जाएगा और साथ में एक ऑक्सीजन बचेगा, ये वाटर के साथ चला जाएगा, ठीक है, बैलेंस हो जाएंगे। इस तरह से बनता है, ठीक है। अगर हमें सेलेनियम का बनाना है तो सेलेनियम के लिए हमें ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेना पड़ेगा, ऑक्सीजन। अरे सल्फर के लिए क्या लेना पड़ेगा, सल्फर के लिए सल्फर वाला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट SO2 लेना पड़ेगा, जिसमें सल्फर है। HNO3 भी ले सकते हैं। बाकी अगर अपन को सेलेनियम का बनाना है तो ऑक्सीजन ले सकते हैं, देखो ऑक्सीजन H2SE ऑक्सीजन। तो क्या होगा यहाँ पर, सिर्फ सेलेनियम को हटा दो और वाटर निकाल दो H2, ठीक है। अगर आयोडीन का बनाना है तो हमें HI लेना पड़ेगा। आपने एक चीज ऑब्जर्व की, जिस नॉन मेटल का कोलाइडल सॉल्यूशन बनाना है उसका वो मैंने मटेरियल लिया जिसमें H है। सल्फर का बनाना है तो H2S, H देखो इसमें भी H है, H2S, इसमें भी H आ गया, ट्रिक याद है। और HI में HiO3, यानी आयोडीन का कोलाइडल सॉल्यूशन बनाना है ना तो मुझे आयोडीन वाला जिसमें आयोडीन है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम में लेना पड़ेगा, देखो HiO3, ऐसे ट्रिक है इसकी। सल्फर वाले में सल्फर वाला काम में लेना पड़ेगा। ऑक्सीजन किस में काम में लेना पड़ेगा, 16 ग्रुप में होता है ओल्ड स्टाइल से, देखो एक ही मेंबर में। सेलेनियम का बनाना है तो मुझे ऑक्सीजन वाला ऑक्सीडाइजिंग एजेंट काम में लेना पड़ेगा, वो HiO3, ठीक है। तो इस तरह से यूज करते हैं, पर यहाँ आयोडीन का बन जाता है, क्लियर है। नेक्स्ट डबल डिकम्पोजिशन मेथड, इसमें क्या होता है, ये ऐसे सॉल्ट्स का कोलाइडल सॉल्यूशन बनाने के काम आता है ये वाला मेथड, जो इनसॉल्युबल होते हैं, यानी उस सॉल्यूशन में घुलते नहीं है, उनको अपन छान के अलग कर सकते हैं। इनसॉल्युबल सॉल्ट का कोलाइडल सॉल्यूशन बनाना हो तो डबल डिकम्पोजिशन मेथड काम में लेंगे, ठीक है। किस किस का बना सकते हैं इससे, एक है मर्क्यूरी का सल्फाइड, एक है आर्सेनिक का सल्फाइड, एक है कैडमियम का सल्फाइड। इन तीनों के ही अपन बना सकते हैं कोलाइडल सॉल्यूशन। मर्क्यूरी का बना सकते हैं, आर्सेनिक का बना सकते हैं, कैडमियम का बना सकते हैं। कैसे, आपको जिसका बनाना है ना उसका आप कंपाउंड ले लो। मर्क्यूरी का बनाना है, इसका साइनाइड ले लो, आर्सेनिक का ऑक्साइड ले लो, कैडमियम का ऑक्साइड ले लो और इसकी रिएक्शन H2S से करा दो। क्या होगा, साइनाइड हटाओ, सल्फर लगाओ, बाकी निकाल दो बाहर HCl। ऑक्सीजन हटाओ, सल्फर लगाओ, बाकी वाटर। ऑक्सीजन हटाओ, सल्फर लगाओ, बाकी वाटर। तो ये तीनों कोलाइडल सॉल्यूशन मिल गए। लास्ट है हाइड्रोलिसिस। इसकी एक ट्रिक बता देता हूँ। हाइड्रोलिसिस मेथड से अपन हाइड्रोक्साइड बना सकते हैं। क्या बना सकते हैं, किसी भी मेटल का हाइड्रोक्साइड बना सकते हैं। मतलब कोलाइडल सॉल्यूशन मेटल नहीं होता, मेटल का सल्फाइड नहीं होता, यहाँ मेटल के कोलाइडल सॉल्यूशन बन रहे हैं, यहाँ नॉन मेटल के बन रहे हैं, यहाँ मेटल के सल्फाइड के बन रहे हैं, यहाँ मेटल के हाइड्रोक्साइड के बन रहे हैं।
और मेटल कौन कौन से होते हैं जिनके हाइड्रोक्साइड कोलाइडल सॉल्यूशन बनाते हैं? लोहे के बर्तन पर लोहा, बैठा हुआ आलसी क्रो कौवा, लोहे के बर्तन पर बैठा आलसी क्रो, ये 3 एलिमेंट याद रखना, FeAlCr, इन तीनों नॉन मेटल्स का हाइड्रोक्साइड कोलाइडल सॉल्यूशन बनाता है। इनके हाइड्रोक्साइडों को कोलाइडल सॉल्यूशन बना सकते कैसे? इनका क्लोराइड ले लो, जैसे यहाँ क्लोराइड लिया था ना, ऐसे ले लो और वो हाइड्रोलिसिस करा दो, वाटर डाल दो सिंपल, तो Cl हटेगा, वाटर HCl बाहर हो जाएगा और OH यहाँ चला जाएगा, रेड सॉल्ट बन जाएगा। ठीक है, तो नोट कर लो। अब अपन लास्ट मेथड की बात करते हैं कंडेंसेशन मेथड में, और वो है हमारा सॉल्वेंट एक्सचेंज मेथड। देखो सॉल्वेंट को एक्सचेंज करके भी अपन बना सकते हैं कोलाइडल पार्ट सॉल्यूशन। कैसे? सल्फर का फॉस्फोरस का, ये कंटिन्यू आते हैं, फॉस्फोरस 15 नंबर पर, सल्फर 16 नंबर पर, और रेजिन का, फॉस्फोरस का, सल्फर का और रेजिन का कोलाइडल पार्टिकल इस मेथड से बनता है। एक चीज कैसे बनता है? ये तीनों ऐसे सब्सटेंस होते हैं जो अल्कोहल में ज्यादा डिसॉल्व होते हैं पानी के कंपैरिजन में। रीजन, जब इनको अल्कोहल में डाला जाता है ना तो ये पार्टिकल्स ब्रेक हो जाते हैं, टूट जाते हैं, मतलब छोटे छोटे पार्टिकल्स में, और टूटने से डिसॉल्व हो जाते हैं, ज्यादा घुल जाते हैं। नमक को डालेंगे पानी में तो नमक टूट के डिसॉल्व हो जाता है, ऐसे ही। ठीक है, लेकिन पानी में ये जुड़ जाते हैं वापस और बड़े आकार के कोलाइडल पार्टिकल्स में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो पहले अपन इनको अल्कोहल उसमें डाल देते हैं, अल्कोहल में। ठीक है, अल्कोहल में ये डिसॉल्व हो जाते हैं। अब इस अल्कोहल में ही धीरे धीरे थोड़ा पानी मिलाते हैं। इन अल्कोहल अबव सब्सटेंस फॉर्म ट्रू सॉल्यूशन, ये ऊपर वाले सॉल्यूशन ट्रू सॉल्यूशन बनाते हैं, कोलाइडल नहीं बनाते। अब क्या करते हैं? व्हेन वी ऐड एक्सेस वाटर, इसमें थोड़ा थोड़ा पानी डालते हैं, देन अबव पार्टिकल्स एसोसिएट एंड फॉर्म कोलाइडल पार्टिकल। धीरे धीरे पानी डालते हैं ना, तो पानी में इनकी टेंडेंसी होती नहीं है डिसोल्यूशन की, तो धीरे धीरे पार्टिकल्स डिसॉल्व नहीं होते, एक दूसरे के पास आकर के क्या करने लगते हैं? एसोसिएट होने लगते हैं और कोलाइडल पार्टिकल बन जाते हैं। तो इस तरह से इन तीनों को कोलाइडल पार्टिकल बनाने के लिए सॉल्वेंट को एक्सचेंज कर दिया हमने। जो हमारा अल्कोहल सॉल्वेंट था उसको एक्सचेंज कर दिया वाटर से, एक्सेस में वाटर डाल के। ठीक है, और कोलाइडल पार्टिकल हम बना पाए। ठीक है, अब अपन बात करें प्योरिफिकेशन की। हमने देखो कोलाइडल सॉल्यूशन बना लिए, सीधी सी बात है, जब भी अपन कोई चीज़ बनाते हैं ना, चाहे किचन में कोई सामान ही क्यों ना बनाए, कोई आइटम ही क्यों ना बनाए, तो उसमें कोई ना कोई इम्प्योरिटी रह सकती है। ठीक है, कोलाइडल पार्टिकल्स को हमने चाहे कितनी भी केयर से बनाया हो, किसी भी मेथड से बनाया हो, तो उसमें इम्प्योरिटी रहने के चांसेस रहते हैं। तो अगर किसी कोलाइडल सॉल्यूशन में इम्प्योरिटी है तो उस इम्प्योरिटी को रिमूव करना पड़ेगा ना, तो उसके लिए अपन को प्योरिफिकेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन चाहिए। 3 मेथड से अपन किसी कोलाइडल सॉल्यूशन को प्योर कर सकते हैं। पहले मेथड का नाम है डायलिसिस, दूसरे मेथड का नाम है इलेक्ट्रिकल डायलिसिस, और तीसरे मेथड का नाम है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन। तो इसको नोट करो, फिर अपन प्योरिफिकेशन स्टार्ट करते हैं। प्योरिफिकेशन ऑफ कोलोइडल सॉल्यूशन। ओके, तो फर्स्ट जो मेथड है हमारा वो है डायलिसिस मेथड। फर्स्ट जो मेथड है वो हमारा है डायलिसिस मेथड। ओके, तो प्योरिफिकेशन मेथड्स की बात कर रहे हैं अपन। पहला है डायलिसिस। देखो डायलिसिस में अपन क्या करते हैं, जो इम्प्योर कोलाइडल सॉल्यूशन होता है, समझो पहले हमारा जो कोलाइडल सॉल्यूशन है, ठीक है, उस कोलाइडल सॉल्यूशन को अपन बोल रहे हैं इम्प्योर है, वो इसको प्योर करना है। पहला मेथड है डायलिसिस इसके लिए। अब उसमें जो 2 चीजें हैं, ये तो कोलाइडल पार्टिकल, ठीक है, ये तो साइज में बिगर है, बिगर इन साइज में बड़े हैं ये, और दूसरी इसमें चीज है इम्प्योरिटी। ठीक है, ये क्या है? स्मॉलर साइज की, छोटे साइज की होती है, स्मॉलर साइज की। ठीक है, हमें क्या करना है, इन छोटे साइज की इम्प्योरिटीज को अलग करना है बस। तो हमें क्या करना पड़ेगा? एनिमल मेम्ब्रेन यूज करनी पड़ेगी। एक ऐसा बैग लेना पड़ेगा जिसे अपन सेलोफेन बैग बोलते हैं, एनिमल मेम्ब्रेन लेनी पड़ेगी। उसके अंदर अपन, ये परचमेंट बैग होता है, उसके अंदर क्या करते हैं अपन, इस पूरे कोलाइडल सॉल्यूशन को भर लेते हैं और उसको उल्टा लटका देते हैं पानी के अंदर। ठीक है, देखो बहुत सिंपल है। ये हमारे पास क्या है? वाटर से भरा हुआ कंटेनर। ठीक, इसमें वाटर है, ये कंटेनर हो गया। इसमें अपन क्या करते हैं, ये इस तरह लटका देते हैं। ये क्या चीज है? ये है हमारा एनिमल मेम्ब्रेन।
ये जो मेम्ब्रेन दिख रही है ना, ये आपको ये नहीं, और इस बैग को बोलते हैं अपन पर्चमेंट बैग, ये सेलोफेन बैग भी बोल सकते। इसके अंदर क्या भरा हुआ है? इम्प्योरिटीज है इसके अंदर, इम्प्योर कोलाइडल सॉल्यूशन है ये इम्प्योर। इसके अंदर जो इम्प्योरिटीज के पार्टिकल्स है ना, इम्प्योरिटीज के पार्टिकल्स, ये सपोज करो ऐसे हैं छोटे छोटे, और बड़े बड़े पार्टिकल क्या है? कोलाइडल। तो ये जैसे ही इसको डिप करते हैं पानी के अंदर तो एक फोर्स पड़ता है इन पर, और उस फोर्स की वजह से झटके से ये पार्टिकल्स बाहर आ जाते हैं, इम्प्योरिटीज के पार्टिकल्स। छोटे हैं ना, छोटे हैं तो सीधी सी बात है एनिमल मेम्ब्रेन सेलेक्टिव होती है, तो छोटे छोटे पार्टिकल्स को तो निकलने देती है, लेकिन बड़े जो साइज के कोलाइडल पार्टिकल है वो अंदर ही रुक जाते हैं, और अंदर ही वो प्योर हो जाते हैं, अंदर रुक जाते हैं, सारी इम्प्योरिटीज बाहर आ जाती है, ये इम्प्योरिटीज। अब इस मेथड का एक ड्रॉबैक है, नुकसान क्या है इस मेथड का? ड्रॉबैक है टाइम कंज्यूमिंग है, टाइम बहुत ज्यादा लग जाता है, टाइम कंज्यूमिंग मेथड। अगर हमें टाइम बचाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा? इलेक्ट्रिकल डायलिसिस यूज करना पड़ेगा। कैथोड और एनोड की हेल्प से अगर इस डायलिसिस को करेंगे तो वो इलेक्ट्रिकल डायलिसिस होता है। सिंपल, इसमें ज़्यादा लिखना नहीं है, ये बताना है। सेकंड है हमारे पास इलेक्ट्रिकल डायलिसिस, इसमें मैं लिख देता हूँ एक लाइन, when dialysis process becomes fast by applying, जब इसको फास्ट कर दिया जाता है by applying external electrical field, इलेक्ट्रिकल फील्ड लगा के जब इस प्रोसेस को फास्ट कर देते हैं, देन इम्प्योरिटीज डिफ्यूज जल्दी होने लगती हैं, देन impurities diffused in water fast। इस प्रोसेस को इलेक्ट्रिकल डायलिसिस बोलते हैं। इसमें करना कुछ भी नहीं है, देखो सेम इसी तरीके के कंटेनर लेना है, ये वाटर ले लिया आपने, ठीक है, एक बार इसको नोट कर लो। और इसके यहाँ पर अपन लगा देते हैं इस तरीके का एक तो लगा देते हैं इधर प्लस इलेक्ट्रोड एनोड, और एक लगा देते हैं इधर कैथोड, ठीक है। करंट हम डालेंगे यहाँ पर, तो क्या होगा, जो अंदर की जो इम्प्योरिटीज है वो बहुत ही स्पीड से बाहर आ जाएगी, बस टाइम कंज्यूमिंग मेथड नहीं है, टाइम बचेगा, ये इलेक्ट्रिकल डायलिसिस होता है। क्लियर है। और लास्ट हमारा कौन सा मेथड बच रहा है? लास्ट हमारा जो बच रहा है वो है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन मेथड। एंड डियर स्टूडेंट्स, लास्ट जो मेथड है हमारे पास इम्प्योरिटीज रिमूव करने का, वो है अल्ट्रा फिल्ट्रेशन मेथड। इसमें अपन क्या करते हैं, जो नॉर्मल, देखो समझो थोड़ा सा, कोलाइडल पार्टिकल्स पास्ड फ्रॉम नॉर्मल फिल्टर पेपर, जो नॉर्मल हमारे पास फिल्टर पेपर आते हैं लैब में, उनमें जब अपन कोलाइडल सॉल्यूशन को डालते हैं तो क्या होता है, इम्प्योरिटीज तो छोटे पार्टिकल्स होते हैं, तो इम्प्योरिटीज तो उन कोलाइडल उन फिल्टर पेपर से निकल जाती हैं। उसके साथ साथ फिल्टर पेपर जो नॉर्मल होते हैं उनके होल्स का साइज बहुत बड़ा होता है, तो इम्प्योरिटीज के साथ साथ कोलाइडल पार्टिकल भी निकल जाते हैं। कोलाइडल पार्टिकल्स पास फ्रॉम नॉर्मल फिल्टर पेपर बिकॉज द साइज ऑफ पोर्स इज बिगर, इम्प्योरिटीज ऑल्सो पास, इम्प्योरिटीज भी निकल गई और क्या निकल गया, ये कोलाइडल पार्टिकल भी निकल गए, तो फिर कोलाइडल पार्टिकल प्योर तो हुए नहीं, इम्प्योरिटीज उनके साथ ही चली जाएंगी, ठीक है। तो अब क्या करना है, सो वी कन्वर्ट दिस फिल्टर पेपर, इस नॉर्मल फिल्टर पेपर को कन्वर्ट करना है इनटू अल्ट्रा फिल्टर पेपर। अल्ट्रा फिल्ट्रेशन मेथड में अल्ट्रा फिल्टर पेपर बनाते हैं नॉर्मल फिल्टर पेपर, उसके बाद उससे फिल्ट्रेशन करते हैं। तो इसके लिए क्या करना है, नॉर्मल फिल्टर पेपर को आपको भिगोना है, डिप करना है, किसमें, कोलोइडियन सॉल्यूशन में। कोलोइडियन सॉल्यूशन कौन सा सॉल्यूशन होता है, कोलोइडियन सॉल्यूशन में डिप करना है। क्या होता है ये, 4% नाइट्रोसेलुलोज का सॉल्यूशन होता है, किसके मिक्सचर में होता है, ईथर और अल्कोहल के मिक्सचर में। ईथर और अल्कोहल का मिक्सचर बना लो, उसमें 4%, मतलब आपने ईथर और अल्कोहल अगर 100 ml लिया है ना, तो उसका 4% हो गया 4 ml। 4 ml आपको क्या लेना है, ये लेना है नाइट्रोसेलुलोज, तो 4% नाइट्रोसेलुलोज का सॉल्यूशन लेना है ईथर और
अल्कोहल के मिक्सचर में, इसको कोलोइडियन सॉल्यूशन बोलते हैं। इसमें डिप करना है नॉर्मल फिल्टर पेपर को, तो उसका जो साइज होगा ना होल्स का वो छोटा हो जाएगा, तो सिर्फ इम्प्योरिटीज के पार्टिकल्स उस अल्ट्रा फिल्टर पेपर से निकल पाएंगे, कोलाइडल पार्टिकल बच जाएंगे। अल्ट्रा फिल्टर पेपर ओनली अलाउड टू पास इम्प्योरिटीज नॉट कोलाइडल, और इस तरह से कोलाइडल पार्टिकल हमारे प्योर हो जाएंगे। तो ये थे हमारे 3 मेथड्स, नोट कर लो। अब अपन स्टार्ट करते हैं कोलाइडल जो सॉल्यूशंस होते हैं उनके प्रॉपर्टीज को। तो अपन हेडिंग लगाएंगे प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशंस। प्रॉपर्टीज ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। ओके, सबसे पहली प्रॉपर्टीज आ रही है फिजिकल प्रॉपर्टीज। कोलाइडल सॉल्यूशन देखो पहले बना लिए, उसके बाद उनको क्या कर लिया, इम्प्योर कर लिया। अब उसके बाद क्या करने, उनकी फिजिकल प्रॉपर्टीज देख रहे हैं। ओके, तो सबसे पहली जो फिजिकल प्रॉपर्टी है वो है हमारी हेट्रोजेनिटी। सबसे पहले हेट्रोजेनिटी, ठीक है। सेकंड है फिल्ट्रेबिलिटी, थर्ड है स्टेबिलिटी। पहले देखते हैं हेट्रोजेनिटी। हेट्रोजेनिटी की मतलब कोलाइडल सॉल्यूशंस जो होते हैं उनमें 2 फेजेस होते हैं, हेट्रोजीनस नेचर होती है। कोलाइडल सॉल्यूशन कैसी होती है, हेट्रोजीनस नेचर के सॉल्यूशन। कितने फेज होते हैं, हैविंग 2 फेज, 2 फेज होती, ठीक है। पहली फेज का नाम है डिस्पर्स फेज और दूसरा है डिस्पर्जन मीडियम। नोट कर लो, ये तो अपन पहले से ही जानते हैं। फिल्ट्रेबिलिटी में क्या लिखेंगे अपन कि इन्हें एनिमल मेम्ब्रेन और फिल्टर पेपर से फिल्टर नहीं कर सकते। डू नॉट फिल्टर फ्रॉम एनिमल मेम्ब्रेन। एनिमल मेम्ब्रेन से इनको फिल्टर नहीं कर सकते। एनिमल मेम्ब्रेन में डालोगे तो सिर्फ इम्प्योरिटीज अलग होंगी, ये नहीं होंगी। एनिमल मेम्ब्रेन एंड अल्ट्रा फिल्टर, अल्ट्रा फिल्टर पेपर से भी इनको फिल्टर नहीं कर सकते, अभी देखा अपन ने। एंड अल्ट्रा फिल्टर पेपर, नोट करो। थर्ड है हमारा स्टेबिलिटी। स्टेबिलिटी में हमें लिखना है कि जो लायोफिलिक कोलाइड्स होते हैं वो मोर स्टेबल होते हैं लायोफोबिक से। लायोफिलिक मोर स्टेबल देन लायोफोबिक। फोर्थ जो हमें लिखना है विजिबिलिटी, कि दिखते हैं क्या ये। विजिबिलिटी में अपन को सीन बाय अल्ट्रा माइक्रोस्कोप, नॉर्मल नेकेड आई से तो देख नहीं सकते, सीन बाय अल्ट्रा माइक्रोस्कोप। नोट करो। इसके बाद अपन देखते हैं इफेक्ट ऑफ ग्रेविटी। तो देखो इतने बड़े
होते कि ग्रेविटी से नीचे बैठ जाएं, तो लिखेंगे डू नॉट सेटल डाउन, मतलब ग्रेविटी के इफेक्ट नहीं पड़ता इन पर, पड़ता तो सेट हो जाते हैं नीचे। डू नॉट सेटल डाउन। नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट है एफ, मोर सरफेस एरिया। सरफेस एरिया कोलाइडल पार्टिकल्स का सबसे ज्यादा होता है, ठीक है, क्योंकि इनका साइज ना छोटा होता है ना बड़ा होता है ज्यादा, तो ये गुड एडजॉर्बेंट की तरह काम करते हैं, इतना लिख लो, गुड एडजॉर्बेंट। सरफेस एरिया जिसका ज्यादा वो एडजॉर्बेंट अच्छा होता है, गुड एडजॉर्बेंट की तरह ये एक्ट करते हैं। लास्ट है हमारा सेडिमेंटेशन, जी इधर लिख देता हूं मैं, सेडिमेंटेशन। देखिए इसका क्या मतलब होता है, एक मशीन होती है जिसको बोलते हैं अपन अल्ट्रा फिल्ट्रेशन, सेंट्रीफ्यूगल मशीन, सेंट्रीफ्यूगेशन होता है उसमें। अपन जो सैंपल दे के आते हैं, ब्लड सैंपल दे के जाते हैं, ठीक है, किसी चीज़ को चेक कराने के लिए, तो उस ब्लड के अंदर क्या होता है, कोलाइडल पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, ब्लड खुद कोलाइडल सॉल्यूशन होता है, सीरम होती है उसके अंदर, है ना, प्लाज्मा होती है, तो उसको अगर अपन को अलग करना हो तो अपन को क्या करना पड़ेगा, सेडिमेंटेशन करना पड़ेगा, ठीक है। तो सेडिमेंटेशन से क्या होता है, अपन इसको घुमाते हैं, ठीक है ना, बाय दिस वी कैन सेटल डाउन कोलाइडल पार्टिकल्स। कोलाइडल पार्टिकल्स नीचे बैठने लगते हैं, सेडिमेंटेशन मेथड से कोलाइडल पार्टिकल नीचे बैठने लगते हैं। इससे अपन कुछ नहीं है, इसमें अपन क्या करते हैं, एक मशीन होती है जिसके अंदर कोलाइडल सॉल्यूशन को डाल देते हैं और तेजी से उसको घुमाते हैं। इससे क्या होता है, आरपीएम, राउंड पर मिनट, 5000 राउंड पर मिनट, एक मिनट में 5000 चक्कर लगा लेती है मशीन, 6000 भी लगा सकती है। इससे क्या होता है, कोलाइडल पार्टिकल्स जो होते हैं ना, सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से जो है नीचे बैठने लगते हैं, तो इसे सेडिमेंटेशन मेथड बोलते हैं। तो ये मेथड भी बहुत काम आता है। देखो दूसरा जो, ये तो होगी फिजिकल प्रॉपर्टी, सेकंड जो प्रॉपर्टी है वो आपको आपसे लिखनी है, बहुत इंपॉर्टेंट बता देता हूँ, उसे बोलते हैं अपन कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी। क्या बोलते हैं, इस प्रॉपर्टी में क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ सॉल्यूशन में, दोज प्रॉपर्टीज ऑफ सॉल्यूशन विच डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ पार्टिकल्स ऑफ सॉल्यूट। सॉल्यूशन के अंदर कितने पार्टिकल्स हैं सॉल्यूट के, इस पर डिपेंड करने वाली प्रॉपर्टी को कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी बोलते हैं। 4 टाइप की होती है, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट और ऑस्मोटिक प्रेशर। ओके, ये प्रॉपर्टीज ट्रू सॉल्यूशन की ज्यादा होती है या कोलाइडल सॉल्यूशन की, दिमाग लगाओ, ट्रू सॉल्यूशन की ज्यादा होती है। क्यों, क्योंकि ट्रू सॉल्यूशन में नंबर ऑफ पार्टिकल्स बिखर जाते हैं, बहुत ज्यादा होते हैं, और कोलाइडल पार्टिकल्स जुड़ जुड़ करके बड़े हो जाते हैं, तो नंबर ऑफ पार्टिकल कम रह जाते हैं, और सस्पेंशन में तो बहुत ही कम रह जाते हैं पार्टिकल्स। तो सबसे ज़्यादा पार्टिकल ट्रू सॉल्यूशन में होते हैं। तो सेम कंसंट्रेशन पर अगर किसी सब्सटेंस के 2 सॉल्यूशन है, एक ट्रू है और एक कोलाइडल है, तो किसकी कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी ज़्यादा होगी, ट्रू सॉल्यूशन की, और कोलाइडल सॉल्यूशन की कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जनरली कम होती है, क्योंकि ये प्रॉपर्टी डिपेंड करती है नंबर ऑफ पार्टिकल्स पर, और कोलाइडल पार्टिकल्स नंबर में ट्रू सॉल्यूशन से कम होते हैं, कोलाइडल सॉल्यूशन के पार्टिकल, इसलिए ये कम हो जाते हैं। ठीक है, तो ये है हमारे फिजिकल प्रॉपर्टीज और कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज। इसके बाद इसमें मेजर 3 बच रहे हैं, टिंडल इफेक्ट, ब्राउनियन मूवमेंट और इलेक्ट्रिकल प्रॉपर्टीज। ये सब अपन नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में देखेंगे, और इस वीडियो लेक्चर के साथ ही, नेक्स्ट वीडियो लेक्चर के साथ ही इस चैप्टर को कंप्लीट कर देंगे। अब इसमें अपने पास प्रॉपर्टीज बची हैं और लास्ट टॉपिक बचा है एप्लीकेशन ऑफ कोलाइडल सॉल्यूशन। थैंक यू वेरी मच।